डिस्कनेक्ट हो गया। अब फेवरेट्स, इसमें फेवरेट्स क्या है मेरे पास, जैसे लॉगिन है इसमें मेरे पास एक फोल्डर आता है। ठीक है। अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एक एक नोट को खोलता हुआ जो है जाऊंगा और फिर हर फोल्डर को हर बार मैंने एक्सेस करने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से परचेजिंग है ना, परचेजिंग में परचेज ऑर्डर को छोड़ के आरएफक्यू में जाता हूँ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करता हूँ और इसमें कहता हूँ ME41 क्रिएट है। इसको मैं ऐड टू फेवरेट्स कर लेता हूँ। ऐड टू फेवरेट्स किया, ME41 यहाँ पे आ गया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक और एक फोल्डर बना हुआ है, इसमें मैं इसको प्रेस करके इसमें ले जाऊंगा। मेरे पास अलग से अब ME41 भी आ गया है और एक का फोल्डर मैं अलग से बना रहा हूँ। फाइनेंस के कोड मेरे पास है, अब इसमें फाइनेंस के कोड में FPL1N भी है, ये भी मैं डाल सकता हूँ। एंटर GL अकाउंट भी है, ये भी मैं इसमें डाल सकता हूँ। ठीक है। उससे ये होगा कि मेरे फोल्डर्स एक तो मैनेज्ड रहेंगे। ठीक है। और ये भी मैनेज रहेंगे तो मुझे मजीद ट्रीज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं से डायरेक्ट उसको कर लूंगा। ये फेवरेट्स का आपको फायदा होता है। ठीक है। तो यूजर मेन्यू में ये चीजें आपके बहुत ज्यादा काम भी आती हैं। अब आते हैं एसएपी मेन्यू की तरफ। एसएपी मेन्यू में आपके पास हर किस्म का नोड आपके सामने खुलेगा। एज अ कंसल्टेंट जो एंड यूजर होता है उसके पास ये प्रिविलेज नहीं होता। आपके पास यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है। ठीक है। जिसमें हम लोग GL AR AP बैंक्स फिक्स इसको तो पढ़ेंगे ही। ठीक है। उसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी है। अगर आपके पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो, आप इस पे भी काम कर सकते हैं, इस पे रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हैं। बहुत रिच मॉड्यूल है जो आपके बहुत सी जगहों पे ये इस्तेमाल है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में भी होता है, आपके स्टॉक ट्रेडिंग में भी होता है, आपकी यूटिलिटी जो कंपनीज होती है उसमें भी होता है। ठीक है। और इसके अलावा तो मेरे से कुछ नहीं आ रहा। कंट्रोलिंग आपका कॉस्टिंग का मॉड्यूल है। ठीक। कॉस्टिंग के मॉड्यूल में आप प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग और कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग से शुरू करते हैं। वहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इस तक जाते हैं। डीप, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत समझने के एक डीप एरिया है कंट्रोलिंग। तो FIMM करवाने का पहला मकसद ये है कि आपको पहले SAP का फ्लेवर मिले और उसके बाद आप इस कंट्रोलिंग के उसमें जाएं, एरिया में जाएं, जहाँ पे आप फिर बड़ी आराम से इन चीज़ों को समझ पाएंगे, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग वगैरह जो है वो आपने कॉन्फ़िगर करनी है। ठीक है। जिसमें मजीद आपके पास एक समझ लें एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका खुलकर सामने उस वक्त आएगा जब आपको पता होगा कि हाँ जी मैंने ये एरिया भी कवर करना है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बहुत डीप एरिया है और इसके कंसल्टेंट्स भी मार्केट में कम है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आपका रिपोर्टिंग की साइड का पार्ट है, किसका, कंट्रोलिंग साइड का। फिर आ जाते हैं जी हम, इसको भी हम कवर करेंगे, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग कंट्रोल और कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, उसको उसको तफसील से हम कवर करेंगे। फिर आते हैं जी आपके सेंट्रल फाइनेंस। सेंट्रल फाइनेंस भी अगर आपके पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है तो बड़ी आराम से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने तौर पे यहाँ पे रिसर्च करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देर इज नो लिमिट टू लर्निंग। लिमिट टू लर्निंग का मकसद यहाँ पे ये है कि हम आपको अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे रवा कर देंगे, एक एक चीज आपको बताएंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर आपके क्योंकि आप लोग अकाउंटिंग के साथ मटेरियल मैनेजमेंट पे भी काम करेंगे और उसमें परचेजिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इनवॉइस वेरिफिकेशन, फिजिकल इन्वेंटरी वैल्यूएशन, MRP ये भी कवर करेंगे और साथ सर्विस एंट्री शीट, सर्विस मास्टर, मटेरियल मास्टर को भी कवर करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने वाली जो हम इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे भी। तो फ्रंट एंड का थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है ना। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन साइट पर। उसका टी कोड है SPRO। SPRO जो है आपको कहाँ लेकर जाता है, SAP रेफरेंस IMG। IMG इज इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस गाइडलाइंस या गाइड, इसको किया। SAP रेफरेंस IMG, SAP का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है। सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो ये SAP जर्मन कंपनी है, 1970
में ये फॉर्म हुई थी। आईबीएम के कुछ एक्स एम्प्लॉइज थे जर्मनी में, जिन्होंने, चार पांच थे, जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाया। और सॉफ्टवेयर बनाया क्यों? उसकी वजह ये है उसकी वजह ये है कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अपने अपने दायरे में काम कर रही थी। अपने दायरे से मुराद ये है, ठीक है, अपने दायरे से मुराद ये है कि अपने अपने उनके स्टैंडर्ड्स थे। तो इन्होंने, आईबीएम के लोगों ने क्या किया कि इंडस्ट्री के जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स थे किसी भी इंडस्ट्री के, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मास्यूटिकल है, रिटेल है, या फिर क्या कह सकते हैं, कितनी इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री है, बेशुमार, उन सब के जो बेस्ट बिजनेस स्टैंडर्ड्स थे ना, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के, उन्होंने लाके उसको स्टडी किया। और ये प्रोडक्ट उन्होंने फिर बनाना शुरू किया, और ये प्रोडक्ट आज बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया। ठीक है, इतना एक्सपैंड कर गया कि आपको एक एक मॉड्यूल जो है इसमें कवर हुआ मिलता है। इसमें टेक्सटाइल का भी है, लेकिन टेक्सटाइल का फिर उसमें अलग से एक उन्होंने फिर क्या किया कि जो स्पेशलाइज इंडस्ट्रीज थी ना, उनके स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, जिसे आईएस सॉल्यूशंस कहते हैं, वो बनाने शुरू किए। तो जिसमें आपके पेट्रोकेमिकल के अलग हैं, ऑयल एंड गैस के अलग हैं, अपैरल के यानी टेक्सटाइल के अलग हैं, माइनिंग के अलग हैं, फार्मा के अलग हैं, रिटेल अलग है, आईएस रिटेल के अलग हैं। तो ये वो स्पेशलाइज्ड आपकी इसमें सॉल्यूशन इसमें बंडल होके आते हैं। लेकिन आपके पास जो शुरू करने का जो पहला जो स्टेप है, वो यहाँ से है कि आप R3, एसएपी का जो R3 मॉडल है, यानी 3 लेयर जो आपका आर्किटेक्चर है, जो अब अपग्रेड होके S4 हैना हो गया। तो पहले R3 होता था। R3 क्या है? 3 लेयर, 3 लेयर्स का जो है वो आपका आर्किटेक्चर होता था लैंडस्केप का, जिसमें जिसमें डेटाबेस लेयर होती थी, जिसमें आपके पूरे, समझ लें, डेटाबेसेस का एक सेटअप होता था जहाँ पर स्टोरेज करनी होती थी, जिसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टोरेज स्पेसिंग होती थी। ठीक है, दूसरा फिर होता था आपका क्या, एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन से मुराद ये है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एप्लीकेशन है, कंट्रोलिंग एप्लीकेशन है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इस तरह आपके पास लॉजिस्टिक्स एक पूरा एरिया है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेयर्स पर आप जाके क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि आप सेटअप सारा करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मैंने आपको बताया, जो व्यूज मैंने आपको वेंडर्स के दिखाए, जो उनकी स्क्रीन दिखाई, वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है। तो हम दोनों पे काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन व्यूज पे। प्रेजेंटेशन लेयर में तो जो एप्लीकेशन लेयर है उसका स्टार्ट कहाँ से होता है? उसका स्टार्ट होता है, आपका अल्लाह भला करे, यहाँ से स्टार्ट होता है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ से आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जो है ना शुरुआत करते हैं। तो पहले उसको आप डिफाइन करते हैं, फिर उसको आप करते हैं इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करने के बाद फिर आप मजीद आगे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन में गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ से अब आप कंपनी डिफाइन करना शुरू करते हैं। कंपनी क्यों डिफाइन करते हैं? उसकी वजह ये है कि आपका जो कंपनी का बैकबोन है, ग्रुप रिपोर्टिंग है, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, वो इस कंपनी के लेवल पे आके आप बनाते हैं। इसकी एक वजह और भी है जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम डिफाइन कंपनी करेंगे। ठीक है, और एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे उस दिन हमने कंपनी बनाई थी जिसका हमने नाम रखा था T29, या V29 था, V29 था, V29 ए था, हेजल नट। ठीक है, हेजल नट ग्रुप हमने बनाया था। और कंपनी हमने फॉर्म कर ली थी। इसको मैं डबल क्लिक करके इसके डिटेल्स वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ। ये डिटेल्स वगैरह हमने कर ली है। करेंसी हमने यूएसडी रखनी है, पीछे जाएंगे। ग्रुप लेवल पे हमने यूएसडी रखा हुआ, उसको यहाँ मैं कह भी सकता हूँ यूएसडी। ठीक है, ये किया, सेव किया। अभी सेव मुझसे कहाँ करवाएगा? जहाँ पे मैंने अपने और भी कॉन्फ़िगरेशन, जो जहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन किए, वो उसी पोजीशन पे जाके ये करेगा। अच्छा, ये था हेजलनट ग्रुप। इस पूरे
नोड में हम लोग सारी कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करके अभी इसमें स्टोर करेंगे। क्यों स्टोर करेंगे, उसकी वजह ये है कि जब मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम करूंगा या आप करेंगे तो आप इसी तरह ही इसका रेफरेंस ट्री इस तरह बनेगा। इसके अंदर सारी जब कॉन्फ़िगरेशन होगी तो हम लोग क्योंकि अभी बैठे हुए हैं डेवलपमेंट के सर्वर में, इस डेवलपमेंट के सर्वर में आ, जब मेरी कॉन्फ़िगरेशन जब मूव होगी किस तरफ, एसएपी के लैंडस्केप की तरफ। एसएपी का लैंडस्केप क्या है कि पहले डेवलपमेंट का सर्वर आता है, क्वालिटी का सर्वर आता है, फिर प्रोडक्शन का सर्वर आता है। डेवलपमेंट में मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, टेस्टिंग करता हूँ, एंट्रीज पास करता हूँ, वो मेरा एक प्ले ग्राउंड होता है। यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए इस पूरे इन्वायरमेंट में, दिस इज आवर प्ले ग्राउंड। ठीक है, ये डेवलपमेंट का सर्वर कहलाता है। यहाँ पे क्लाइंट का और आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ अलबत्ता आप यहाँ पे प्रोसेस कॉन्फ़िगर करके टेस्ट करते हैं। और जब मुझे लगता है कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन सही कर ली है, क्लाइंट का बताया हुआ प्रोसेस सारा मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेव करके इसको मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ कहाँ पे, क्वालिटी के सर्वर में। क्वालिटी के सर्वर में फिर मैं क्लाइंट को कहता हूँ आए जी, आप आके देखें हमने क्या कॉन्फ़िगर किया, उसको टेस्ट करें, उसकी क्वालिटी देखें और उसको अप्रूव करें। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है भाई? तलहा, एहसन, हारिस, तो जी सर। क्लियर हो रहा है? जी। एक एक चीज मैं आपको इंशाल्लाह बताते हुए जाऊंगा, ठीक है? अच्छा, तो जब वो क्यूए में जब क्लाइंट जाते हैं, उसके यूजर्स आते हैं, वो ट्रेन होते हैं क्यूए में, जो है वो आपका सिस्टम भी टेस्ट होता है, प्रोसेस भी टेस्ट होता है, यूजर भी आपके ट्रेन हो रहे होते हैं। ठीक है, और वहीं पर ही आपकी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी आती है। अब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज पार्ट ऑफ योर एसएपी प्रोजेक्ट्स। एसएपी प्रोजेक्ट में कई सारे फेजेस होते हैं। उन फेजेस में सबसे पहले आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट किक ऑफ होता है। किक ऑफ के बाद आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, बिजनेस प्रोसेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, जहाँ पे आप जाके क्लाइंट के पास जाते हैं और हर मॉड्यूल का कंसल्टेंट उस डिपार्टमेंट में जाता है। जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस में जाएगा, एमएम वाला जो है वो इन्वेंट्री वाले के पास, वेयर हाउस वाले के पास जाएगा, सेल्स वाला एसडी वाला सेल्स वाले के पास जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्शन वाला पीपी वाला वो प्रोडक्शन फ्लोर पे जाकर प्रोडक्शन मैनेजर से मिलेगा और उनसे पूछेगा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से शुरुआत होती है, कौन से डॉक्यूमेंट के फ्लोज हैं, प्रोसेस के क्या फ्लोज हैं, कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ से होता हुआ आपका डॉक्यूमेंट बनता हुआ होता हुआ किसके हाथों होता हुआ आता है, अप्रूव होता है और आपका प्रोसेस आगे चलता है। यानी एक पूरे एंटरप्राइज का आप सेटअप लेकर चलते हैं, अपने जहन अपने एसपी को जहन में रखते हुए लेकर चलते हैं और उसको आप लिखते जाते हैं कि जी इनका ये प्रोसेस इस तरह चल रहा है, इस तरह चल रहा है, इस तरह चल रहा है। तो आप क्या करते हैं, वो सारे प्रोसेस लिखते हुए जाते हैं, जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखते हैं ना, या जो मुहर्रिर होता है अदालत में जिस तरह वो लिखता है एक एक चीज, यानी एक फुल स्टॉप भी जो है वो इधर से उधर नहीं करता, वो लिख रहा होता है। फिर वो आप वो डॉक्यूमेंट लेते हैं और जो लीड कंसल्टेंट होता है उसको देखता है, जो चीफ आर्किटेक्ट होता है वो देखता है उसे, और फिर क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट बनाता है मैपिंग का, कि इस जो प्रोसेस हमें पता चले, वो सारे प्रोसेस को पहले देखता है, उनको रिफाइन करता है, और फिर उसकी मैपिंग करता है कि इन 300-400 प्रोसेस में से कौन से ऐसे हैं जो एसएपी में अवेलेबल हैं। उनका एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाता है। एक डॉक्यूमेंट वो फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए बनाता है, एक डॉक्यूमेंट वो बनाता है टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए, यानी एबैप वाले के लिए। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम आपको फंक्शनल ट्रेनिंग के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि आपकी एक्सेलरेशन मार्केट में प्रोजेक्ट पे तेज हो बनिस्बत दूसरों के। जब वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, वो कहते हैं यार ये प्रोसेस तो एसएपी में मिल जाएगा, लेकिन ये चंद एक प्रोसेस हैं जो एसएपी में नहीं मिलते। यहाँ पे जो लीड आर्किटेक्ट या जो कंसल्टेंट होता है वो क्या करता है, वो जाता है क्लाइंट के पास, उसको दो ऑप्शन देता है, आया कि आप इस प्रोसेस को जो एसएपी में अवेलेबल नहीं है बिल्कुल खत्म कर दें अपनी जिंदगी से, या अगर आप इसके बगैर नहीं रह सकते तो फिर आप इसकी कस्टमाइजेशन करवा लें। ठीक है, तो वो फिर क्लाइंट से आप नेगोशिएट करते हैं, नहीं ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं वैसे। तो यहाँ पे आपका एसएपी का नॉलेज भी काम आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी काम आती है, पीआर भी काम आता है। वहां पे फिर आप नेगोशिएट जब करते हैं तो आप विन भी करते हैं, लूज भी करते हैं।
कुछ वो मानेंगे, कुछ आप मानेंगे, कुछ प्रोसेस आपके जो है ना वो कस्टमाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। यानी अलग से पूरे मॉड्यूल्स आपने जो एसएपी से बाहर है उनको बनवाना है एबैप में, और उनको कस्टमर एग्जिट्स भी कहते हैं, यूजर एग्जिट्स भी कहते हैं, और वो कस्टमाइज होकर आप एसएपी के साथ उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह कुछ लेता हूँ, जैसे वेट मशीन है। वेट मशीन का प्रोसेस जो होता है वो अलग होता है हर कंपनी का, कि जी ट्रक आएगा, इतना उसका पहले वजन होगा, उसको अंदर अगर सामान होगा तो उसका इतना वजन होगा, अगर वो खाली कर दीजिए तो उसका इतना वजन निकलना चाहिए। तो जो वेट मशीन है वो वेट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, हाथ से रजिस्टर। इस चीज को आपने ऑटोमेट अगर करना तो एसएपी में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप अलग से एक मॉड्यूल बनाएंगे जिसमें वो वेट कैप्चर करेंगे, और वो वेट आपका फिर कैप्चर होकर आपके मटेरियल मैनेजमेंट के उसके साथ अटैच हो। ये आपका यूजर एग्जिट कहलाएगा। यानी एग्जिट का मतलब मुराद ये है कि एसएपी में कैसे कुछ एरियाज या पॉइंट्स हैं जहां पे एसएपी आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा, तो आप वहां पे यूजर एग्जिट, उस स्टैंडर्ड से आप एग्जिट करते हैं और अपना एक रास्ता बनाते हैं। वहां पे आप कस्टमाइज एक मॉड्यूल अटैच करके इंटीग्रेट करके क्लाइंट को सोल्यूशन देते हैं। तो आपकी सारी चीजें फिर वो जब ये सारे डॉक्यूमेंट फंक्शनल टेक्निकल कंसल्टेंट को देता है, वो फंक्शनल और टेक्निकल कंसल्टेंट डॉक्यूमेंट को लेकर फिर क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन शुरू करता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, फिर उसके बाद आया आपका अगला मरहला, मरहला कॉन्फ़िगरेशन का, जिससे एसएपी की जुबान में रियलाइजेशन फेज करते हैं। रियलाइजेशन फेज में आप सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आपने रिक्वायरमेंट ले ली, प्रोसेस ले लिए, अब आपने उसको मैप करना शुरू किया, उसको कॉन्फ़िगर किया, टेस्ट कर रहे हैं, रिकॉन्फ़िगर किया, रिसर्च कर रहे हैं, और एसएपी का आपने सारा जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया। ये सारा आप डेवलपमेंट में कर रहे हो, तो डेवलपमेंट के एरिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। वंस यू आर डन, एक एक मॉड्यूल आपका डन हो जाता है, तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट इसी तरह करते हैं। ट्रांसपोर्ट मैंने कहाँ पे रखा है मैं आपको बताता हूँ। 10। अब ये देखें, मेरे पास ये नोड्स हैं। जैसे कि अगर मैं फील्डर ग्रुप खोलता हूँ, फील्डर ग्रुप खोला, यहाँ पे मेरे पास कस्टमाइजिंग टास्क अब मैंने देखने हैं। ये देखिए ये मैंने सारे किए हैं, एक तीन चार, तो ये आपको इस उसके साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने एक लॉगिन से किया था, उसमें आप देखिए कितनी कितनी चीजें मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके एक ही नोड में रखा हुआ है, ताकि जब मैं इसे मूव करूंगा क्यूए की तरफ तो मेरे पास एक साथ ही ये जाएंगी। ठीक है, एक साथ ही उठा के मैं क्यूए के सर्वर पे भेज दूंगा। सही लगी समझ? अब यहाँ से मैं किसी भी चीज पे अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे उठा के उसी कॉन्फ़िगरेशन पे ले जाएगा। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जाके चेक कर लिया हाँ कि भाई मैंने सही से कॉन्फ़िगरेशन की है या नहीं की है। डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स इन अ लेजर। अच्छा, लेजर यहाँ पे कौन सा होगा? वन फिल्टर, इवन डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, कौन सा है? मैं उठा लेते हैं, वैसे ही आपको दिखाने की एक वो एक जस्तजू कर रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि हाँ जी हम लोगों ने, चलिए A24 उठा, A24, यहाँ पे हमने नंबर रेंज वगैरह ये लगाने थे, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे कहाँ कहाँ क्या कुछ किया हुआ है। वो सारी चीजें, ये आपका नाम है अमाल, आपके सामने खुल जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में? और जब क्यूए में आपका क्लाइंट आपको कहता है हाँ जी ठीक है, ये मेरी तबीयत के मुताबिक मैंने प्रोजेक्ट आपने बना दिया है, इसको टेस्ट कर लिए, ओके हो गया, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट जो यूएटी कहलाता है वो भी हो गया, फिर आप उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट रियलाइजेशन के बाद जो फेज आता है वो क्या कहलाता है, प्री गो लाइव प्रेपरेशन फेज। ठीक है, जिसमें आप गो लाइव के लिए तैयारी करते हैं, जिसमें आप अपलोड्स करते हैं एमएम के, एफआई के, एसेट्स के, बैंक्स के, वेंडर्स के, मटेरियल के, जीआरआईआर के, प्रोडक्शन ऑर्डर्स के, रिपोर्ट्स आप बनाते हैं, उसमें रिपोर्ट्स भी आप जनरेट करते हैं सारा। आप कॉन्फ़िगरेशन भी आप उसमें क्यूए से उठा के उधर ले जाते हैं, और डेटा भी अपलोड करते हैं, ताकि आपका सिस्टम जो है वो रेडी हो जाए क्लाइंट के लिए, कि जिस दिन वो ऑन करे तो रेडी चलना शुरू हो जाए एसएपी का प्रोजेक्ट। ठीक है, एसएपी का सॉफ्टवेयर। तो ये, और फिर होता है गो लाइव का फेज, आखिरी गो लाइव, और फिर पोस्ट गो लाइव मेंटेनेंस, जिसमें एक महीना या 2 महीने का जो है कंसल्टिंग कंपनीज उनको सपोर्ट देती हैं क्लाइंट को, भाई ये चीज़ मिसिंग है, इसको ये बना दें वो बना दें, रिपेयर वगैरह चलती रहती है, और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं।
उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होंगी, नहीं भी क्लियर होंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये डिस्कस होती रहेंगी। तो हमने यहाँ पे दो चीजें पहले तो बना दी, अब आगे यहाँ से चलेंगे बनाकर। पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूं कि किस तरह एसएपी के प्रोजेक्ट्स चलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं। रॉकेट साइंस लगता है कि रॉकेट साइंस होता है, लेकिन होता नहीं है। इजी, प्रेटी इजी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो एक बात पूछनी थी। आवाज आपकी कट रही है बहुत। वलीद भाई, एक बात पूछनी थी मुझे। जी एक बात पूछनी थी मुझे, इसमें जो आपने हमें बताया है जी जी। कि कंपनी और ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं। अच्छा, इसमें आपने 3 मॉड्यूल्स लगाए हुए थे, हम्म वली 3 और P19 T26, ये सब आपने बैक एंड पे अपने किसी उसमें बना के रखे हैं अपने पर्सनल यूजर मेन्यूज में। और उसके अंदर उस ये सारी जो चीजें इसके अंदर हमें कंपनी की डिटेल्स पहले से दी हुई होती हैं जो हम बनाते हैं, या हमें खुद ही डिजाइन करनी होती हैं कि भाई कंपनी ये है, इसके हिसाब से इसके मॉड्यूल तैयार कर लो। नहीं 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 नहीं, देखिए होता ये है कि आप जब जितनी प्रैक्टिस करने, ये प्रैक्टिस से आती हैं चीजें। अब जैसे ही हम आगे जाएंगे ना कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपको अंदाजा होगा कि हम लोगों को कौन कौन सी चीज हमने कॉन्फ़िगर करनी है, कौन सी जरूरी है, कौन सी काम आएंगी, कौन से इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, प्रोजेक्ट में पूछी जाएंगी, क्यों पूछी जाएंगी, ये भी पता होता है हमें जब आप काम करना शुरू करेंगे ना। ठीक है, ये तो आज मैंने बहुत लाइट से मोड में आप कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे, आगे जाके बहुत इसी कॉन्फ़िगरेशन होनी है। एक एक नोड हम चेक करते हुए जाएंगे कि यार ये भी जरूरी है, ये क्यों है, वो क्यों है। ठीक है, तो उससे आप बेफिक्र रहें, वो कोई इतना वो इशू नहीं होगा। एक एक कॉन्फ़िगरेशन हम उसका लॉजिक भी आपको बताएंगे, क्यों हम कॉन्फ़िगर करते हुए जा रहे हैं। राइट, ये प्रैक्टिस हो जाती है, बंदे को आइडिया हो जाता है कि कंपनी में ये भी चलेगा, इसकी ये जरूरत होगी, यूं चाहिए होगा, क्यों चाहिए होगा, ये नहीं चाहिए होगा। सब आपको क्लियर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई? जी जी, समझ आ गए। बस ठीक है, जिंदाबाद। नहीं, मैं आज यहाँ पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की पहली क्लास थी। ताकि आप लोगों को ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं करना। लेकिन अलबत्ता जो मैंने चीज़ें आपको बताई, ये सारी चीज़ें मैं अब रिकॉर्ड तो हो रही हैं, ये अभी अपलोड भी हो जाएंगी। वहां से भी आपका एक रेफरेंस बन जाएगा कि आप कभी ये चीज़ें भूलें ना। आपको पता हो कि अगले आप कहीं पे बैठे तो आप उससे पूछे, आपसे कोई पूछे कि हाँ भी ऐसे में कितने प्रोसेस होते हैं, ऐसे भी प्रोजेक्ट किस तरह होता है, किस तरह काम किया जाता है, वो सब आपको थोड़ा बहुत उसका लाइट मोड में मैंने आज आपको वो करवाया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपको लेक्चर भी अपलोड करके लिंक भेजवा। ठीक है ना भाई? ठीक है भाई।